Hello friends, welcome to Career UPSC channel. The Hindu discussion of 21st April of 2025. पहला टॉपिक है हीट वेव। ये आर्टिकल आज के द हिंदू एडिटोरियल में पब्लिश हुआ है। टैकल हीट वेव्स विद शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। लेट्स डिस्कस दिस आर्टिकल। इस लेक्चर में मैं इस आर्टिकल को काफ़ी कंसाइज वे में फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिलेवेंसी फॉर द यूपीएससी डिस्कस करूँगा। इतना बड़ा आर्टिकल पूरा वर्बेटिम मैं भी सुना सकता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो की पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल से समझने के लिए वो इस डिस्कशन में मैं डिस्कस करूँगा। उसके आगे जो भी रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं द हिंदू में उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए, हीट वेव के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हीट वेव की डेफिनेशन क्या है, कब हम कहेंगे कि हीट वेव है। प्लेन्स में अगर एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है और परसिस्टेंटली फॉर 2 डेज़ अगर वो कंटिन्यू करता है तो उसको हम हीट वेव कहते हैं। अगर एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर जो है अगर उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस प्लस होता है, 4.5 डिग्री सेल्सियस प्लस टू 6.4 डिग्री सेल्सियस प्लस, तब हम उसको हीट वेव कहते हैं। अगर ये 6.5 डिग्री सेल्सियस प्लस से ऊपर जाता है तो सीवियर हीट वेव कहेंगे। जैसे अगर 44.5 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर चला जाता है और ये कंटिन्यू 2 डेज़ तक परसिस्ट करता है तो इसको हम कहेंगे हीट वेव। अगर यही टेम्परेचर 46.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है या कंटिन्यू करता है तो उसको हम सीवियर हीट वेव कहेंगे। फॉर हिली रीजन्स, पहाड़ों के केस में क्या है कि रेंज तो देखिए यही रहेगी, लेकिन जो बेस टेम्परेचर है दैट विल बी 30 डिग्री सेल्सियस। फॉर प्लेन्स बेस टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। फॉर हिल्स बेस टेम्परेचर इज़ 30। तो हिल्स में अगर जो टेम्परेचर है वो 34.5 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर है तो उसको हम हीट वेव कहेंगे, और अगर 36.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो उसको हम सीवियर हीट वेव कहेंगे। बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो उसको हम हीट वेव कहेंगे। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो हम कहेंगे सीवियर हीट वेव इन केस ऑफ प्लेन्स। ओके, अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहला तो है हीट स्ट्रेस। जब बॉडी का आउटसाइड टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो बॉडी को स्ट्रगल होता है, बॉडी को काफ़ी मुश्किल होती है टू मेंटेन इट्स इंटरनल हीट। द बॉडी स्ट्रगल्स टू रिलीज इंटरनल हीट कॉजिंग स्ट्रेस दैट कैन इम्पैक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनीज, लिवर, ब्रेन, पोटेंशियली लीडिंग टू इलनेस और इवन डेथ। इसको हम कहते हैं हीट स्ट्रेस। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या हैं हीट वेव के। इट रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी एंड लाइफ स्टॉक सर्वाइवल। इट अफेक्ट्स आउटडोर वर्कर। 75% ऑफ इंडियाज़ वर्कफोर्स इज़ एक्सपोज टू हीट वेव्स इन इंडिया, बिकॉज ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं आइदर वो हॉकर्स हैं या फिर सेल्फ एस्टाब्लिश्ड एम्प्लॉयर्स हैं या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। ठीक है, तो अब वो तो एसी में नहीं बैठ सकते, देखिए, तो वो 75% ऑफ द वर्कफोर्स जो इंडिया का वो हीट वेव को एक्सपोज्ड है। इट लीड्स टू लॉस ऑफ वर्क आवर, जॉब एंड इनकम। अब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ओबियसली जो लेबर फोर्स है वो लगातार काम तो नहीं कर पाएगा, तो वो थोड़ा बहुत रेस्ट भी लेंगे, ज़्यादा रेस्ट लेंगे इन केस ऑफ हीट स्ट्रेस, तो दैट विल लीड टू लॉस ऑफ वर्क आवर्स, जॉब्स एंड इनकम। इट कैन कॉज 3 to 5% ऑफ GDP लॉस। It increases electricity demand in houses and for cooling purposes and it disrupts industrial output। ठीक है, अब देखिए घरों के लिए फॉर हाउसेस AC, कूलर, फैन, ठीक है, एंड इवन इन इंडस्ट्रीज़, तो जो कूलिंग की जो नीड है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस वजह से क्या है, अब पावर जो आउटपुट है पावर प्लांट्स का वो तो कांस्टेंट है,
वो तो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए 1 गीगावाट का पावर आउटपुट है, तो 1 गीगावाट में ही इनको डोमेस्टिक नीड फुलफ़िल करनी है और इंडस्ट्रियल नीड फुलफ़िल करनी है। जब डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल कूलिंग नीड्स एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएंगी तो सेम नंबर ऑफ पावर में कंपेंसेट कहाँ से करना पड़ेगा? जो इंडस्ट्रियल मशीनरी है, जो प्रोडक्शन के लिए जो मशीनरी यूज हो रही है, उसके लिए जो पावर सप्लाई हो रही है वो कम करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रियल आउटपुट डिसरप्ट होगा, पावर कट्स ज़्यादा होंगे। ओके। Heat wave disproportionately impact on vulnerable groups. Worst affected are poor because they cannot afford AC and coolers, migrants because they are facing with housing problems as well as cooling problem, women specially क्योंकि विमेन आप जानते हैं इंडियन कल्चर में विमेन को ज़्यादातर साड़ी में रहना पड़ता है और ज़्यादातर घरेलू काम करना पड़ता है, और जैसे खाना बनाना किचन में लगी रहती हैं तो उनको बहुत गर्मी होती है, उसका उन पर बहुत सीवियर इम्पैक्ट आता है। एल्डरली पीपल बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ बॉडी, दे आर वल्नरेबल, देयर इम्यूनिटी इज़ लो। इनफॉर्मल वर्कर्स क्योंकि उनको किसी तरीके का परमानेंट सेटलमेंट नहीं दिया जाता है, जैसे वर्क स्टेशंस हों जिसमें एसी वेसी लगाओ, कूलर लगाओ, ऐसा नहीं होता है जनरली। वुमेन फेस एडेड हीट स्ट्रेस ड्यू टू डोमेस्टिक रूल्स एंड कल्चरल क्लोथिंग नॉर्म्स। Urban poor may experience higher indoor heat due to cramped living conditions। आप जानते हैं जो स्लम्स होते हैं, ठीक है। अब स्लम्स में क्या है कि बहुत ज़्यादा घर नज़दीक होते हैं तो एयर के सर्कुलेशन के लिए सफिशिएंट स्पेस नहीं मिल पाता है, ठीक है। और छोटे छोटे हाउसेज़ में, स्मॉल हाउसेज़ में ज़्यादा लोग रहते हैं तो कूलिंग की नीड ज़्यादा होती है लेकिन कूलिंग सफिशिएंटली मिल नहीं पाती है। और अर्बन एरियाज़ में अर्बन हीट आइलैंड का फिनोमेना होता है जिसका इम्पैक्ट जो पुअर पीपल हैं उन पे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जो रिच लोग हैं वो तो एसी चला के अपना घर को कूल कर लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो एसी या कूलर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो घर को ठंडा नहीं कर सकते। Urban heat and historical action. Ahmedabad in 2013 was India's first city with a heat action plan. Now 23 states and 140 cities have heat action plans in India. हीट एक्शन प्लान के क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहला है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फॉर हीट वेव अलर्ट्स, community awareness campaigns, preparedness for health systems, long-term urban cooling strategies like tree plantation, cool roofs, data collection on heat-related illness and deaths. Challenges क्या हैं? Implementation challenges हैं. Success depends on coordination among local bodies, experts and NGOs. Other initiative can be green buildings. Okay, green buildings. तो हीट वेव मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या हैं? मेनली दीज आर द स्ट्रेटजीज। इंश्योर ORS अवेलेबिलिटी। ORS होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो गर्मियों में डॉक्टर देता है ना कि ORS ले लो। ORS इंश्योर ORS अवेलेबिलिटी एट वाटर पॉइंट्स, स्टैगर्ड वर्क आवर्स, अपडेटेड हीट एक्शन प्लान्स which should include local vulnerability and humidity levels, improve urban infrastructure, heat resilient materials, financial support to the people who are vulnerable so that they can afford coolers, ACs and other heat related items, and treatment in medical facilities. Issue context specific advisories, tailored messages to the locality. अब जैसे कहीं पे हीट वेव का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, कहीं पे हीट वेव का इफ़ेक्ट कम होगा, तो जहाँ पर हीट वेव का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ पर हमको ज़्यादा अवेयरनेस की फैलाने की ज़रूरत है। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज लाइक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, इंश्योरेंस फॉर वेज लॉस। अगर कोई एम्प्लॉई हीट वेव की वजह से बीमार पड़ गया तो एक तो वैसे ही
बीमार हो गया। दूसरा, अगर उसको वेज का इंश्योरेंस नहीं है तो उसका वेज का भी लॉस हो गया। तो हेल्थ रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको वो कैसे बेयर करेगा। एनहांस डेटा सिस्टम्स, एडॉप्ट हेल्थ अलर्ट्स, हीट हेल्थ अलर्ट्स लाइक इन यूके में रेगुलरली हीट हेल्थ अलर्ट्स इशू किए जाते हैं कंसिडरिंग डेली टेम्परेचर्स एंड नाइट टेम्परेचर्स। डेवलप समर शेल्टर्स। अब इनका रिलेवेंस देखिए, पिछले प्रीवियस ईयर में जीएस मेंस में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे जीएस पेपर 1 में 2013 में क्वेश्चन पूछा था, ब्रिंग आउट द कॉजेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीट आइलैंड्स इन द अर्बन हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड। डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक के अंडर जीएस 3 में क्वेश्चन पूछा था, डिफाइन हीट वेव एंड हीट डोम, डिस्कस देयर इम्पैक्ट्स एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस। अगेन 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्जामिन द अर्ली ऑनसेट ऑफ समर एंड राइजिंग हीट वेव्स इन इंडिया, डिस्कस द रोल ऑफ हीट एक्शन प्लान इन मिटिगेटिंग देयर इम्पैक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये टॉपिक देखिए मैंने इस आर्टिकल से लिया है, चैलेंजिंग प्लेटफॉर्म मोनोपोली, पेज नंबर 13 पर है। यहाँ पर सारा आर्टिकल पढ़ने के बाद में एक रिलेटेड टॉपिक ये है, ओएनडीसी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ये यहाँ पे इंडियाज़ ओएनडीसी इज़ ए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेमोक्रेटाइज ई कॉमर्स एंड कर्ब मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस बाय बिग टेक प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। अभी देखिए क्या होता है कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आपके पास कितने प्लेटफॉर्म हैं अभी तक, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप यही 2 प्लेटफॉर्म को यूज़ करते होंगे, कुछ मीशो वगैरह भी यूज़ कर लेते होंगे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि यही 2 प्लेटफॉर्म है। अब किसी सेलर को अगर इन प्लेटफॉर्म पे सेल करना है अपना प्रोडक्ट, तो ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं अपनी मनमानी प्लेटफॉर्म फ़ी लेते हैं सेलर से, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, तो एक तरीके से ये डुओपोली टाइप की क्रिएट हो गई है। ठीक है, एक तरीके से डुओपोली क्रिएट हो गई है। इसके चलते क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव प्राइसेस नहीं मिल पाते कस्टमर्स को। तो इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है कि एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिस पर कोई भी सेलर आके अपना सामान सेल कर सकता है, अपना गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर सकता है। अब इन सेलर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं तो आप सेम कंपनी के अंडर फ्लिपकार्ट पे सेल नहीं कर सकते। यू हैव टू बी ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म ओनली। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ओएनडीसी का स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। सो इट इज़ लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, एक तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही, मेंस में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मेक इन इंडिया पर रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है या ई कॉमर्स पर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इसको आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है परवॉक्सकाइट, इसका आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश हुआ। ये साइंस वाले टॉपिक में पेज नंबर 7 पर, साइंटिस्ट्स फाइंड ग्रीन वे टू रिसाइकल टॉक्सिक परवॉक्सकाइट सोलर सेल्स। तो ये सारा आर्टिकल आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन परवॉक्सकाइट मटेरियल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। Perovskite is a crystal found in materials that are used in various technologies due to their versatility. कहाँ यूज़ होता है ये? सोलर सेल्स में, एलईडीज़ एंड डिस्प्लेज, फोटो डिटेक्टर्स एंड सेंसर्स, कैटालिसिस में यूज़ होता है, यूज्ड इन क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस लाइक हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड CO2 रिडक्शन। एज ए कैटालिस्ट ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। It is in Neemuch district in Madhya Pradesh. Why it is in news? Because recently 2 cheetahs are moved to new home in Madhya Pradesh. Cheetahs were located from Kuno National Park, expanding their habitat in India. अब देखिए, अब 2 नेशनल पार्क्स में 2 जगह पे चीता हैं। अभी तक तो कूनो नेशनल पार्क में थे, लेकिन अभी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी चीतास रहने लगे हैं। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में चीता कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कौन सी नेशनल पार्क में मिलते हैं, तो इन दोनों में मिलते हैं। पांड्या हिस्ट्री से रिलेटेड एक आर्टिकल है द हिंदू में। ये ASI डॉक्यूमेंट्स रॉक टेम्पल इंस्क्रिप्शन इन तमिलनाडुज पुदुकोट्टाई। ओके,
तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ टर्म्स हैं, हिस्टोरिकल टर्म्स हैं जो यूपीएससी पूछ सकती है, जैसे उरानी। उरानी का मीनिंग क्या होता था पांडे हिस्ट्री में? पौंड। सोनाई का मीनिंग क्या होता था? सोनाई कहते थे स्प्रिंग को। पानम क्या था? पानम एक टाइप की करेंसी थी। और चूदीश्वरर टेम्पल इन पूनमवरथी, इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। पूनमवरथी तमिलनाडु। अब देखिए, न्यूज़पेपर में हम नॉर्मली इकोनॉमी, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन कई बार न्यूज़पेपर में ऐसे टॉपिक्स भी आते हैं जिनसे केस स्टडीज़ फॉर्म होती हैं या फिर एथिक्स से रिलेटेड वो टॉपिक्स होते हैं। उनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ एथिक्स और जीएस पेपर 4। तो अभी ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, पेज नंबर 11 पर है। व्हाट इज़ यूएस फेडरल ट्रेड कमीशंस एंटी ट्रस्ट केस अगेंस्ट मेटा। मेटा जैसा कि आप जानते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड, इन सब की पेरेंट कंपनी है। मतलब ये अलग अलग, व्हाट्सएप अलग लॉन्च हुआ था, इंस्टाग्राम अलग लॉन्च हुआ था, फेसबुक तो प्राइमरीली मार्क जकरबर्ग का था ही। अब मेटा ने क्या किया कि फेसबुक उसके अंडर आता है, तो उसने बाकी जो कॉम्पिटिटर्स थे सोशल मीडिया में उन सबको धीमे धीमे एक्वायर करना शुरू कर दिया। तो एक तरीके की मोनोपोली, इंटेंशनल मोनोपोली फेसबुक के ओनर यानी मेटा के ओनर मार्क जकरबर्ग ने क्रिएट की मार्केट में। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मरली फेसबुक, one of the world's largest social media conglomerates, is facing an antitrust lawsuit filed by US Federal Trade Commission. The Federal Trade Commission alleges that Meta used its market dominance and reduces to carry out anti-competitive practices in the personal social networking market, primarily through its acquisition of Instagram, WhatsApp. The aim, as per the Federal Trade Commission, was to neutralize emerging competitors and maintain an illegal monopoly. अब देखिए, ये एथिकल क्वेश्चन क्यों बन जाता है? क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी कंट्री के लिए ट्रेड कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। और कॉरपोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से भी, एथिक्स में कॉरपोरेट गवर्नेंस एक सेपरेट टॉपिक है, कॉरपोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी ट्रेड ब्लॉक मोनोपोली ना क्रिएट कर ले मार्केट में। तो सीईओ मार्क जकरबर्ग अपीयर्ड इन कोर्ट वेयर ही डिफेंडेड दीज एक्विजिशंस एज लीगल एंड एफिशिएंट बिजनेस डिसीजंस दैट बेनिफिटेड यूजर्स एंड द इकोसिस्टम। मार्क जकरबर्ग ने क्या कहा कि हमने ऐसा इसलिए किया कि हम ज़्यादा एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें यूज़र को। मीनवाइल मेटा कंटेंट्स दैट इट faces stiff competition from other platforms like TikTok, Snapchat, YouTube, X, formerly Twitter, a reality it claims the FTC ignores. Further, complexity arises from political overtones. Zuckerberg's interaction with political figures, donations, and policy shifts have prompted questions about regulatory influence, impartiality, and the ethics of corporate lobbying. Means जब अभी क्या है, डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट हैं, इससे पहले जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन था यूएस में, तो इन पर यह भी आरोप लगते हैं कि आपने कॉरपोरेट लॉबिंग करी है, इसके चलते आप इलीगल जो मोनोपोली है उसको मेंटेन करने में कामयाब रहे। ठीक है, तो ये इस तरीके की केस स्टडी है। इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं। देखिए, पहले मैं केसेस आपको दिखा देता हूँ कि इंडिया में कैसे कैसे केसेस हुए हैं। जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस गूगल 2022 इशू क्या था? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इम्पोज किया था 1337 करोड़ का फाइन ऑन गूगल फॉर अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन द एंड्रॉयड मोबाइल इकोसिस्टम, फेसिंग ओईएम्स टू प्री इंस्टॉल गूगल ऐप्स। मतलब जो गूगल था, गूगल ने जितने मोबाइल सेलर्स थे, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उनको एक तरीके से फोर्स कर दिया था कि आप प्री इंस्टॉल्ड गूगल ऐप्स को दोगे। मोबाइल फ़ोन, आप कोई भी मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसमें गूगल मैप्स प्री इंस्टॉल्ड आता है। ठीक है, गूगल का जो सर्च इंजन है वो प्री इंस्टॉल्ड आता है, आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। तो इसके अगेंस्ट एक केस हुआ था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में। एथिकल इश्यूज़ क्या हैं? अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, स्टाइफलिंग फेयर कंपटीशन, कंज्यूमर चॉइस एंड ऑटोनॉमी। अब कोई आपको बाय डिफ़ॉल्ट कोई
सामान अगर दे रहा है किसी के साथ में, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास में कहीं से आप कुछ सामान लेने जाते हैं और 5 रुपये का चेंज उसके पास नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपको कैंडी दे देगा। भाई हमें कैंडी नहीं चाहिए, हमें चेंज चाहिए, आप चेंज दो। कैंडी देना एक तरीके का कंज्यूमर चॉइस के अगेंस्ट काम है, कंज्यूमर चॉइस के अगेंस्ट आप उसका एक्शन है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अगला केस है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो इस तरीके के देखिए पढ़ लेना, इसमें कई सारे केसेस मैंने हाईलाइट किए हैं। जैसे रिलायंस जियो का एंट्री स्ट्रेटजी, फ्री सर्विसेज दी पहले रिलायंस जियो ने, एंड एग्रेसिव प्राइसिंग लेड टू कंसोलिडेशन एंड एग्जिट ऑफ सेवरल टेलीकॉम प्लेयर्स वाइल नॉट इलीगल इट रेज्ड कंसर्न्स अबाउट फ्यूचर मोनोपोली। जो कि देखिए अभी है, रिलायंस जियो की टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोली है। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो आप सभी देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एथिकल डिलेमास क्या हैं। इज़ एक्वायरिंग पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स एथिकली जस्टिफाइबल इफ़ इट स्ट्रेंथन्स ए कंपनीज मार्केट पोजीशन बट लिमिट्स कंपटीशन। क्या मोनोपोली जस्टिफाइबल है अगर कंपनी की मार्केट पोजीशन बढ़ रही है। शुड रेगुलेटर्स चैलेंज पास्ट मर्जर्स years after approving them, especially when political motivations may be involved? Can lobbying and political affiliations influence regulatory proceedings, and what are the ethical boundaries? Do large tech firms have an ethical obligation to preserve fair market practices and innovation opportunities for small players? अब देखिए स्टेक होल्डर्स क्या हैं, आप इंडिया का भी देख सकते हैं। स्टेक होल्डर एक तो कंपनी हो गई, दूसरा जो रेगुलेटर है वो हो गया, तीसरा है कॉम्पिटिटिंग जो फर्म्स हैं वो हो गई, चौथा है जो यूज़र है वो हो गया, पांचवा है अब क्योंकि पॉलिटिकल लॉबिंग भी उसमें इन्वॉल्व है तो पॉलिटिकल फिगर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द एथिकल वैल्यूज़ दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट इन दिस केस, evaluate and conduct the meta from the perspective of corporate ethics. As the head of a regulatory agency, how would you ensure impartiality and public trust in dealing with such high profile cases? Suggest ethical principles and institutional reforms that can help balance innovation, fair competition and consumer welfare in digital economy. क्या ethical concerns हैं यहाँ पे, abuse of dominance versus fair competition, public interest versus corporate profit, transparency and accountability, social responsibility of technical giants. तो abuse of dominance क्या है, ethical concern क्या है। Meta's acquisition of WhatsApp and Instagram is viewed as an attempt to eliminate competitors rather than involve ethicality. Ethical principle क्या है, fairness and justice. Dominant firms should compete fairly rather than suppress market rivals to retain power. अब देखिए जो बड़ा प्लेयर है मार्केट में वो छोटे प्लेयर को ऑब्वियसली ओवरशैडो कर लेगा। ठीक है, तो फेयरनेस कहाँ रही, ट्रेड में फेयरनेस कहाँ रही, जबकि राइट टू इक्वालिटी क्या है कि सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। ओके, वायलेशन क्या है, मेटाज एक्शंस कॉन्ट्राडिक्ट द स्पिरिट ऑफ एथिकल कैपिटलिज्म विच एनकरेजेस हेल्थी कॉम्पिटिशन एंड इनोवेशन। पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस कॉर्पोरेट प्रॉफिट, एथिकल कंसर्न क्या है, मेटाज मैसिव इन्फ्लुएंस ओवर सोशल मीडिया लैंडस्केप रेजेस कंसर्न अबाउट इन्फॉर्मेशन कंट्रोल एंड पब्लिक डिस्कोर्स। अब देखिए इंस्टाग्राम भी मेटा का, फेसबुक भी मेटा का, व्हाट्सएप भी मेटा का, तो किस तरीके की इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होगी ये मेटा इजीली कंट्रोल कर सकता है। तो एक तरीके से जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है उसको वायलेट करेगा। एथिकल प्रिंसिपल, कॉमन गुड, it violates the common good because it violates which right to freedom of expression and speech. Transparency and accountability on this similar tone. Okay, ethical values in conflict, fair competition, market dominance, consumer welfare, corporate profit maximization, regulatory integrity, political influence, innovation, consolidation through acquisition. काफ़ी इलस्ट्रेटेड फॉर्म में मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप इनको अपने आप से पढ़ सकते हैं। मैं अगर इनको एज इट इज़ रीड करने लगा तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। अब देखिए अगली केस स्टडी है, ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है द हिंदू में। ये देखिए पेज नंबर 14 पे आर्टिकल पब्लिश हुआ है, एटलीस्ट 25 किल्ड इन इजरायली एयर स्ट्राइक्स अक्रॉस गाजा। तो इससे रिलेटेड कुछ और आर्टिकल्स हैं, जैसे ये एक आर्टिकल हो गया,
ठीक है, कुछ और आर्टिकल्स हैं, उन सबको क्लब करके मैंने ये केस स्टडी फॉर्म की है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। द ऑन गोइंग, अब ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड एंड फॉरेन एड का टॉपिक आता है अंडर एथिक्स GS पेपर 4। The ongoing conflict in Gaza has escalated the humanitarian crisis, with reports indicating over 51,000 civilian deaths, the majority being non-combatants. On one of the recent days of airstrikes, Israeli drones targeted a group of civilians in eastern Rafah, killing at least 25 people, including women and children. Despite these casualties, Israeli Prime Minister Netanyahu vowed to continue military operations, emphasizing national security and the ongoing effort to rescue hostages taken by Hamas. Currently, the United States, a major global donor, has significantly reduced its foreign aid funding, particularly to the World Health Organization, which has been pivotal in responding to the global health crisis, including the ongoing humanitarian issues in conflict zones like Gaza, Hanan, Balki. The WHO's regional director for the Eastern Mediterranean has warned that the reduction in funding could exacerbate humanitarian emergencies, especially in areas already suffering from severe conflict. देखिए, इजराइल ने गाजा के ऊपर काफ़ी सारे अटैक किए हैं जिसमें बहुत सारे सिविलियन की डेथ हुई है। अब USA इज़ प्रो इजरायली कंट्री है, ठीक है, USA इजराइल का एक तरीके से एलाई है। तो इजराइल के कॉज को सपोर्ट करने के लिए USA ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दी जाने वाली जो मॉनेटरी एड थी उसको रोक दिया, ठीक है, जिससे कि इजराइल को और सपोर्ट मिल सके, इजराइल और ज़्यादा अटैक कर सके, गाजा को और ज़्यादा पुश कर सके टुवर्ड्स सरेंडर। अब ये कहाँ तक एथिकल है, इस तरीके की एड को रोकना, ह्यूमैनिटेरियन एड को रोकना कहाँ तक एथिकल है? तो यहाँ पे कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं? ह्यूमैनिटेरियन एथिक्स वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट्स। The United States and other major powers often prioritize national security concerns over global humanitarian aid. The decision to reduce foreign aid, despite its negative consequences on crises such as Gaza, bring forward the tension between nations' self-interest and its ethical obligation to support global human rights. अब किसी भी कंट्री का एक एथिकल ऑब्लिगेशन होता है टू सपोर्ट ग्लोबल ह्यूमन राइट्स, लेकिन कई बार क्या होता है कि कंट्रीज अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं इन एज कंपेरिजन टू ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव्स। शुड नेशनल इंटरेस्ट ऑलवेज बी ए प्राइमरी डिलीवर और डज द एथिकल ऑब्लिगेशन टू ह्यूमैनिटी सुपरसीड इट? सेकंड, क्या एथिकल इशू है? यूज ऑफ फोर्स एंड सिविलियन हार्म। द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ कैन इजराइल एथिकली जस्टिफाई स्ट्राइक्स ऑन सिविलियन एरियाज even if the stated goal is self-defense or combating terrorism without violating these principles? कौन से प्रिंसिपल? एथिकल वॉरफेयर, प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है कि जितना थ्रेट है उसके हिसाब से ही आपको फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट प्रिंसिपल्स आर्ग्यू दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ एन ऑब्लिगेशन to prevent gross human rights violation in states that fail to protect their citizens. In this case, should the global community step in to stop civilian deaths in Gaza, either by pushing for a ceasefire or by increasing humanitarian aid, even if it means challenging the actions of a sovereign state? ठीक है, I hope you get it. Aid cuts and moral accountability. The decision by the United States to cut foreign aid to organizations like WHO can have dire consequences of global health and crisis management efforts. The ethical dilemma is whether the US can justify its cuts based on domestic concerns, such as reducing government spending, even though it directly affects the lives of vulnerable civilians caught in global crises like Gaza. Is it ethical to prioritize national policies that contribute to harming innocent civilian globally? अब इसकी फ़िलोसॉफिकल इंसाइट्स क्या हैं, क्या फ़िलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं? सबसे पहला तो इमैनुअल कांट का डियोंटोलॉजिकल एथिक्स ही है। कांटियन एथिक्स क्या एम्फेसाइज करती है? ड्यूटी ओवर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। ये ड्यूटी है पावरफुल नेशंस की, कैपेबल नेशंस की, कि ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करें और ह्यूमन जो वेगरीज हैं उनको कम करें, ठीक है।
It argues that the United States has a moral duty to support international humanitarian efforts regardless of political motivations. Additionally, Israel's actions must be critically examined in light of Kant's principle. If civilians are being harmed in the name of self defense, it could be seen as violating their inherent dignity and worth. Okay? कांट किसकी बात करता है? Means should be good rather than consequences. Kant is talking about मीन्स. यहाँ पे किसका डिलेमा है? मीन्स वर्सेस एंड. ठीक है, तो ह्यूमंस शुड नेवर बी द मीन्स टू अकम्प्लिश एनी गोल. रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या कहती है? रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस कहती है कि रॉल्स डिफरेंस प्रिंसिपल पोजिट्स दैट सोसाइटीज एक्शंस मस्ट बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज्ड मेंबर्स टू बी जस्ट. If nations like the US and Israel are making decisions that worsens the conditions of most vulnerable, particularly civilians in Gaza, then these actions could be seen as ethically unjust. According to Rawls, a more just approach would be one that prioritizes humanitarian relief and peaceful resolutions benefiting those who suffer the most. Okay? तो रोल्स की थ्योरी, जस्टिस थ्योरी क्या कहती है? रोल्स की जस्टिस थ्योरी कहती है कि बेनिफिट जो है, जो लीस्ट एडवांटेज्ड पर्सन है, जो लीस्ट एडवांटेज्ड पर्सन है उसको बेनिफिट होना चाहिए. महात्मा गांधी का एथिकल डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस क्या कहता है? वो तो ओबियसली कंडेम करेगा कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनका रेजोल्यूशन निकालना चाहिए थ्रू नॉन वायलेंस, थ्रू टॉक्स. अब जो स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं उनकी क्या ड्यूटी बनती है कि जो डिस्प्यूटिंग नेशंस हैं उनको इनकरेज करें टू सॉल्व देयर डिस्प्यूट्स वाया डायलॉग. एथिक्स ऑफ केयर क्या कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन जो सपोर्ट है वो कंटिन्यू रहना चाहिए. ओके, आप पढ़ लेना इसको. कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप खुद सोच के आंसर करने की कोशिश करना, कि जैसे डू पावरफुल नेशंस लाइक द US हैव एन एथिकल ड्यूटी टू सपोर्ट ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस irrespective of political differences. Okay, so this is all for today's lecture. अगर आपको इसमें कोई सुधार चाहिए या कुछ आपकी डिमांड हो तो प्लीज़ मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में. और ऐसे ही मैं डेली द हिंदू की डिस्कशंस लेके आता रहूँगा. अगर डेली नहीं आऊँगा तो मैं रेगुलरली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको कवर करता रहूँगा. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है.